तो क्या हालचाल सबके, जैसा कि आप सभी लोगों ने रामायण का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, जो कि बहुत से लोगों को पसंद भी आया और कुछ % लोगों को इसमें कमियां खामियां भी नजर आई। लेकिन रामायण के ट्रेलर के बाद तो ये तो पता लग गया कि ओजी चीज तो ओजी ही होती है। हाँ। आज से ठीक 3 साल पहले जो झंडे आदि पुरुष मूवी ने गाड़े थे वो रामायण तो कभी भी नहीं गाड़ सकती। जितने चर्चे सुर्खियां उसने बटोरी थी, रामायण तो उसके आगे कुछ भी नहीं। कितनी रामायण आई और कितनी गई, लेकिन जिस लेवल का काम आदि पुरुष मूवी में किया गया था ना, उस लेवल के डेडिकेशन से काम फ्यूचर में आने वाली किसी भी मूवी का कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, को एक्टर या वीएफएक्स वाली टीम कभी भी नहीं कर सकती। सही बात है। रामायण का ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड वो ही लॉस्ट डांबर। तो इसी बात पे आज मैंने आदि पुरुष दोबारा देखी, ताकि एक तो मेरा नॉस्टैल्जिया हिट हो पाए और जो कुछ नजरों से पहली बार मिस हो गया था उन मास्टरपीस ऑफ शिट को दोबारा से हिट किया जा सके। तो चलो भाई बिना के देरी वीडियो को शुरू करते हैं। Let's do it. तो होता यह है कि प्रभास का राज्य अभिषेक होने वाला होता है, पर उसकी स्टेप मदर उसको 14 साल के वनवास जाने का आदेश दे देती है और जीसस क्राइस्ट के भेष में आए अपने प्रभास भाई खुशी खुशी मान भी जाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर सोनू की टीटू की स्वीटी वाले टीटू और टाइगर श्रॉफ की छोटी बच्ची कृति सनन को लेके अपने महल से जाते हैं बाहर निकल। पर इनको जाते जाते विदाई देने ना तो कोई राजा, प्रजा, स्त्री, पुरुष, वानर, जानवर, मतलब कोई भी नस्ल नहीं आती। भाई वीएफएक्स एनिमेशन पे 700 करोड़ खर्च करने के बाद जूनियर आर्टिस्ट को पैसे देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, और वैसे भी ये काम तो उन्होंने मूवी के शुरू के एनिमेटेड स्लाइड्स में ही निपटा दिया था। फिर हमें बर्फीली वादियों में जेन ज़ी जनरेशन से इंस्पिरेशन लेके बनाए गए एक मुलट कट वाले रावण को दिखाया जाता है, जो कि गहरी मेडिटेशन में लीन होता है। तभी एक जादुई गोले में से फटके एक चचा प्रकट होते हैं, जो दिखने में तो नॉर्मल किसी मंदिर के पुजारी लग रहे होते हैं, पर वो तो इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी होते हैं। मैं जगत पिता ब्रह्मा। ना तो इन्होंने ब्रह्मा जी के 4 सिल दिखाए और ना ही उनको कमल के ऊपर बैठा हुआ ये दिखाया। इतने बड़े यूनिवर्स के क्रिएटर को इन्होंने एक आम सा बंदा ही दिखा दिया। बताओ। और फिर ब्रह्मा जी से पावरफुल वरदान लेके रावण खुशी खुशी अपने 10 सुरों के पीछे रॉकेट बूस्टर लगा के अपनी मस्ताना चाल में निकल पड़ता है। फिर कुछ सालों बाद हमको टीटू ब्लैकस्मिथ अपनी तलवार को धार लगाते हुए दिखता है। पता नहीं ओम राउत के अंदर कौन सी फैंटेसी थी कि उसको राजा महाराजाओं को लोहा पीटते हुए देखने में मजा आता था, तभी तो उसने लक्ष्मण के साथ साथ लंका के राजा रावण को भी नहीं छोड़ा। उसको भी वेल्डर बना के वेल्डिंग वाला फ्यूचरिस्टिक मास्क पहना के उससे भी लोहा पिटवा दिया। इधर कृति को बारिश वाले बादल देख के कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है शेष। और उधर अंडर वाटर तपस्या कर रहे प्रभास को पीटने के लिए आ रहा होता है घोस्ट राइडर की भी नाजायज औलाद की नाजायज औलाद, ये हड्डी बड्डी। और साथ में लाया होता है बहुत सारे भूतिया नादान परिंदों को, जो कि हवा में क्यों उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ सुध बुद्धि नहीं। इनमें से कुछ परिंदे टीटू कृति की लोकेशन पे भी आ जाते हैं, पर टीटू भाई तो अपने तीर को धरती में घोंप के एक मैजिकल वॉल बना देते हैं और अपना एक धांसू सा डायलॉग मारते हैं। ये सब पतंगे हैं और भाई ज्वाला, आज तक कोई पतंगा किसी ज्वाला को बुझा पाया है? एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने तो आज तक यही पढ़ा सुना था कि राम जी जंगल में कुटिया बना के रहते थे, तो पहाड़ की एक गुफा में रहने का आइडिया इनको किसने दे दिया? हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। क्या? ये सारे चमन चमगादड़ प्रभास को मारने की बजाय हवा में आवारा परिंदों की तरह मंडराते रहते हैं, और प्रभास भाई एक एक करके डिफरेंट स्टाइल में इनको निपटाते रहते हैं। लेकिन घटिया वीएफएक्स की वजह से यहाँ पे तो कुछ सीन ऐसे भी थे कि प्रभास भाई ने तीर को कमान में लोड भी नहीं किया और इन परिंदों को फोड़ दिया। गजब। क्या रावण की लंका दिखाई गई थी भाई? यहाँ हर एक चीज एस्थेटिक ब्लैक कलर में बनाई गई थी और हर तरफ बिन मतलब का बस कोहरा ही कोहरा था। पूरा कोहरा ही कोहरा। देखने में ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी इस लंका की पहले ही लंका लगा चुके हैं। मतलब इतनी काली तो कोयले की खदान भी नहीं होती जितनी इस रावण की सोने की लंका थी। यह लंका कम एसगार्ड की सस्ती कॉपी ज्यादा लग रही थी, जिसके अंदर एक जेन ज़ी रावण सितार को गिटार की तरह बजाता था, जिसमें इसकी शक्ल की सस्ते वीएफएक्स से बनी पत्थर की मूर्तियां भी बैकग्राउंड सिंगर के तौर पे इसका साथ देती थी। और भाई इस रावण के चलने का स्टाइल क्या गजब का था, ऐसा लग रहा था कि कोई बवासीर का मरीज बड़ी ही मुश्किल से चल के आ रहा हो। तूने अपना चेहरा क्यों ढका है शूर्पणखा? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करता था तो इसके सूट में से भी आयरन मैन के सूट के जैसे ही आवाजें निकलती थी। फिर अगले ही सीन में प्रभास भाई एक गोल्डन डियर को पकड़ रहे होते हैं, मगर क्यों? क्योंकि ये कृति सनन के मन को मगन कर गया होता है। पर क्योंकि ये डियर मायावी होता है और नकली आवाजें निकाल के सबको मूर्ख बना रहा होता है, तो इसको प्रभास भाई के हाथों से तीर खाना पड़ता है।
पर ये नकली आवाज सुन के टीटू कृति को अपनी मैजिकल वॉल के पीछे छोड़ के तुरंत क्राइम सीन के ऊपर पहुंच जाता है और इधर रावण मौके पे चौका मारने के लिए साधु का भेष बना के आ जाता है। अरे अपनी बहन शूर्पणखा की कटी नाक का बदला लेने भाई, पर लुक्स से तो ये साधु कम तांत्रिक ज्यादा लग रहा होता है। और एक कृति को ले जाने के लिए आया किस पे होता है? पुष्पक विमान पे नहीं, एक ड्रैगन फाइट चमगादड़ पे, जिसको इसने खुद पाला होता है बड़े बड़े लेग पीस खिला के। मतलब ये किस हिसाब से लंका का राजा है भाई? कुछ भी। रावण को नौकरों की कमी थी क्या? ये लोहा वेल्डिंग का काम खुद कर रहा है, अपने पालतुओं को नॉन वेज भी अपने हाथों से खिला रहा है। माना कि कुछ लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, अपना काम खुद करना पसंद होता है उनको, पर एक देश का रिचेस्ट राजा होके भी इतना डाउन टू अर्थ। तोबा तोबा तोबा। पूरी मूवी में पुष्पक विमान तो इन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए लंका के बाहर पार्क किसी शोपीस के तौर पे दिखाई थी। बताओ। जब जटायु वाला सीन आता है तो एक बार तो रावण जटायु को पटक देता है, फिर जैसे ही वो उठ के लड़खड़ा के दौड़ के फिर से लड़ने आता है तो इस हट्टे कट्टे बाज को ये पिद्दी पिद्दी से चमगादड़ उलझा लेते हैं और मौका पाके रावण अपनी जादुई कटार से इसका पंख काट देता है। और जब जटायु नीचे गिरता है तो वीएफएक्स और एनिमेशन की धज्जियां ही उड़ जाती हैं। भाई इससे अच्छे वीएफएक्स एनिमेशंस तो आजकल टीवी सीरियल वाले ही बना देते हैं, पर 700 करोड़ रुपए खर्च करके इनसे ये भी नहीं हो पाया। बात तो सही है। इन्होंने ऐसा दिखाया था कि जब रावण अपने चमन चमगादड़ पे कृति को बांध के ले जा रहा होता है तो टीटू प्रभास खड़े होके बड़े आराम से इस दृश्य को देख रहे होते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ऐसे तो नहीं होता है। फिर वक्त आता है फौज बनाने का और इसी तलाश में निकल पड़ते हैं जंगल में, और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए इनको मिलते हैं ह्यूमन मैन, जिनसे टीटू जी बड़े ही हाई आईक्यू वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे क्योंकि महल तो बन चुका है। अच्छा एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं, फिर भी वो स्वस्थ है। कैसे? क्योंकि वो रात में सोता है। अच्छा। एक तोता और उसके 2 बच्चे नदी पार कर रहे थे। जैसे ही वो नदी के पार पहुंचे, सबसे छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम चारों ने नदी पार कर ली। 3 हुए ना, तो फिर उसने 4 क्यों बोला? बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। किसने लिखे ये क्वेश्चंस? जिसने भी ये लिखे है ना, उसके हाथों को फ्रेम करके हमेशा के लिए रख लेना चाहिए, ताकि उसके महान हाथों से दोबारा कलम कभी भी नहीं चलनी चाहिए। सही बात है। और जैसे ही प्रभास भाई इस ह्यूमन मैन के आंसर्स को सुन के इसको गले लगाते हैं, वैसे ही इस ह्यूमन मैन की छाती और डोला दोनों फूल जाते हैं, लेकिन पैर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। फिर आगे हमें देखने को मिलती है बाली और सुग्रीव की एनिमेटेड फाइट, वो भी टेम्पल रन के जंगलों में। और यहाँ पे हमें गोरिल्ला, बंदर, भालू सभी के कार्टून कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। मतलब 700 करोड़ में तो उन्होंने फुल कार्टून मूवी ही बना दी थी। लेकिन जब सुग्रीव बाली से पिट रहा होता है तो टीटू अपनी मधुर वाणी से ये बकता है, ये तो फिसड्डी है। पर क्योंकि बाली रूल्स के मुताबिक नहीं लड़ रहा होता है तो प्रभास को उसको तीर मार के नॉकआउट करना पड़ा। फिर शुरू होता है लंका पहुंचने का मिशन, और अपना ह्यूमन मैन सुपरमैन बन के समुद्र के ऊपर से उड़ के लंका के बीचों बीच बह रही किश्तियों और जहाजों से बच के पहुंच जाते हैं रावण के जैपनीज गार्डन में। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर डूम के नाजायज औलादे बगीचे के रखवाले पहुंच जाते हैं, और आते ही ये ह्यूमन मैन को ये है बोलते, तुम अंदर कैसे घुसे? तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं? धाकड़ा सोर, मरोगे बेटे। फिर क्या अपने ह्यूमन मैन भी कौन सा कम है, ये भी अपनी पंचलेंदे मारते हैं। हाथ नहीं, मैं धाकड़े को ही दूंगा। फिर यहाँ पे टार्जन द वंडर कार वाला रावण का बेटा इंद्रजीत बन के सेम नाइस हेयर कटिंग करा के यहाँ पे आ जाता और इस ह्यूमन मैन को मछली के जाले में कैद करके मुंह काला किए हुए अपने पप्पा के पास ले जाता। बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर बोलता है। जहाँ पे हमको विभीषण भी है देखने को मिलता है हेयर कट में। ये सभी एक ही नाई से बाल कटवाते थे क्या? वो भी उस समय जिसमें लोगों को हेयर कटिंग फैशन का कुछ भी नहीं पता था। फिर इस ह्यूमन मैन की पूंछ को आग लगाते हुए बोलता है, चली ना, अभी तो और चलेगी। लेकिन इसको क्या पता कि डायलॉग बाजी में अपने ह्यूमन मैन भी कम नहीं है। फिर क्या ये ह्यूमन मैन हिस्ट्री क्रिएट करते हुए मारता है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की आज तक की सबसे सुपर डुपर पंचलाइन, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। भाई ने हिस्ट्री लिख दी है, मालूम है क्या? फिर राख जैसी लंका को फिर से राख में मिला के अपने ह्यूमन मैन पहुंच जाते हैं कृति जी के पास और आशीर्वाद लेके ऊपर भरते हैं उड़ान। नहीं, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे किस लेवल का वायर वर्क किया गया है, ये तो हॉलीवुड लेवल का वर्क है। तभी तो बजरंगी सीधे ऊपर हवा में उड़ने की बजाय हवा में लेविटेट करते हुए डगमगा रहे हैं। देखने में तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि इनको किसी रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जा रहा है। इसके बाद शुरू होता है सेतु निर्माण का काम और पहुंच जाती है पूरी कॉपी पेस्टेड गोरिल्ला कम वानर सेना लंका में, और इधर रावण की कैद की हुई कृति को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी होती है। ये हृदय रख लो जानकी, मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले।
फिर रावण का एक मायावी घुसपैठिया प्रभास भाई की टीम में एंटर हो जाता है, पर बड़ी ही जल्दी पकड़ा भी जाता है और तुरंत ही अंगद इसको लेके रावण के दरबार में आ जाता है और रावण के सामने ये भी अपनी डायलॉग बाजी ही दिखाता है। जानकी माँ हमें लौटा, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। फिर अगले ही दिन एक बड़े से विफक्स के बने हुए मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, जिनके बैकग्राउंड में लिटरली न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है। कृति को किसी खूंखार कैदी की तरह जंजीरों में जकड़ के लाया जाता है और यही हमको देखने को मिलती हैं इंद्रजीत की फ्लैश वाली पावरें और वो मौका देख के कृति के पास आके उसका गला ही काट देता है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, ये कृति होती ही नहीं है। प्रैंक हो गया आपके साथ। फिर जाके होते हैं सस्ते एवेंजर्स असेंबल। पर यह सस्ता फ्लैश अपने हाथों से सांप निकाल के टीटू को करंट का डोज दे देता है और टीटू तुरंत ही चला जाता है कोमा में। फिर घमंड में आके ये सस्ता फ्लैश अपनी डायलॉग बाजी पे उतर आता है और अपनी छपरीगिरी दिखाता है। छोटे का खेल समाप्त। अभी चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकल। बहुत देख लिया तेरा बंदर नाच, सवेरा होने से पहले। What? भाई जिस लेवल के डायलॉग्स हमको आदि पुरुष में देखने को मिले, रामायण में तो कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। अब आप खुद ही देखो, ये कोई डायलॉग है? रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। डायलॉग तो ये है। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को समाप्त कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। तेरे ये बंदर तो जंगली है, पर तू तो समझदार है ना। फिर ये सभी लोग अपने अड्डे पे वापस आ जाते हैं और ह्यूमन मैन को संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं और संजीवनी की पहचान का डिस्क्लेमर कुछ ऐसे दिया जाता है। संजीवनी न फल है, न पत्ती, न फूल, न वो मधुमास में हरी होती है, न पतझड़ में पीली, न उसमें कोई सुगंध होती है, न कोई दुर्गंध। हाँ जी। लेकिन जैसा कि हमने आज तक पढ़ा सुना है कि संजीवनी तो रात में चमकती जगमगाती थी, पर ये भाई तो लोकेशन पे पहुंचते हैं दिन के उजाले में और ये कंफ्यूज होके पूरा का पूरा पहाड़ी उखाड़ के ले आते हैं। मतलब इनकी रामायण की स्टोरी तो अलग ही यूनिवर्स में चल रही है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। गजब। खैर फिर टीटू को रिवाइव किया जाता है जड़ी बूटियों से निकले ग्रीन लिक्विड में भिगो के। इधर पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ होता है, पर रावण तो अपने महल में टेंशन फ्री एनाकोंडा मसाज के मजे ले रहा होता है। फिर अगले दिन टीटू महल में आके टैटूधारी इंद्रजीत को खींच के अंडर द वाटर सुला देता है और उधर प्रभास अपनी सेना लेके लंका पे हल्ला बोल देता है और शुरू होती है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे सुपर डुपर फाइट। लेकिन गलती से आप इसको देख के हॉलीवुड का कोई सीन मत समझ लेना। भाई ये लड़ाई तो किसी सस्ती गेम की सस्ती फाइट से भी सस्ती है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। कुंभकर्ण का जितना बड़ा साइज था उसको स्क्रीन टाइम उतना ही कम दिया था इन्होंने। इसको तो गिनती के 4 तीरों में ही निपटा दिया था प्रभास ने। फिर रावण आता है अपने मस्ताना चाल में चल के अपने एसगार्ड से बाहर निकल के और लिटरली पूरी सेना के ऊपर अपने चमन चमगादड़ छोड़ देता है और अपना ह्यूमन मैन तो सबसे बड़े वाले से लड़ता है। फिर रावण दिखाता है अपनी थॉर वाली पावरें और इसकी तलवार से बहने लग जाती हैं करंट की नदियां। पहली बार तो प्रभास इसके गले पे ऐसा तीर मारता है जो कि कतई नकली लग रहा होता है, पर दूसरे अटेम्प्ट में इसने अपने ब्रह्मास्त्र से इसको ऐसा ठोका कि रावण की बॉडी में शॉर्ट सर्किट होके लग जाती है आग और वो कुछ ही सेकंडों में जल के भस्म हो गया। फिर युद्ध के मैदान में प्रभास के पास कृति पता नहीं कहां से आ जाती है और ये उड़न खटोला अपने आप उड़ के इनके पास आके हो जाता है लैंड और यहीं पे स्टोरी का हो जाता है एंड। लेकिन इस पूरी मूवी में हमको वो प्रजा कभी नहीं दिखती जिसकी विभीषण को इतनी चिंताएं होती। लंकावासी निर्दोष हैं, मैं उनके लिए जीवन दान मांगने आया हूँ। चल झूठा। लगता है इनकी पूरी लंका में सिर्फ भूतिया शैतान ही रहते थे। भाई एनिमेटेड प्रजा बनाने का भी बजट नहीं था इनके पास। सही पकड़े हैं। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को हाइप पॉइंट्स देना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।